कक्षा 9th एसएसटी चैप्टर के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चल रहा था और हमने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक थे, जो भी आपके चैप्टर थे वो हमने पढ़ लिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे जो आपका इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है उनके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है कौन सा, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अभी जो पहले मैंने पढ़ा दिया है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। चलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में सारा कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। यह पीडीएफ फाइल है दोस्तों, आपको बाद में अवेलेबल करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस से शुरू हुई थी। लोगों के समूह ने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जो कि लोगों की घृणा का केंद्र था। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो लुई आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, फ्रांस का सम्राट था। तो ये दोस्तों आपका जो पर्सन है वो अभी लास्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वार्षिक वगैरह, उनमें ये पर्सन बार बार आया था, तो आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे, ठीक है। फ्रांस की यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के सम्राट कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब थी। मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी उस समय वहाँ की वित्तीय जो व्यवस्था थी वो खराब चल रही थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। ये पर्सन भी आपका आ चुका है। फ्रांसीसी सम्राट लुई यहाँ पे दिए गए हैं कि द्वारा 5 मई, अब आप देखेंगे कि मैं इसको नाम नहीं पढ़ रहा, तो आप नाम तो आप देख सकते हैं। 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की जो बैठक है वो बुलाई गई थी। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वराशय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। आगे हम पढ़ेंगे। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश वो पारित किया। मतलब दोस्तों जो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, भारत की बात करें तो भारत में भी दोस्तों जो सामंत वगैरह थे, जो सामंती व्यवस्थाएं थी, ठीक है, मतलब जो जमींदार वगैरह थे, तो उनके मध्य अपने 1857 क्रांति पढ़ी होगी आपने, या फिर जो आपके किसान आंदोलन है वो पढ़े होंगे। तो उनमें वही बातें थी क्या कि जो लाग बाग जो चल रही थी, उनके भी जो सामंती व्यवस्था थी, जिनमें कि समाज के लोग हैं वो टूटे हुए थे, कहीं उठ नहीं पा रहे थे, ठीक है, इस प्रकार की उनको ख़त्म करना था और काफ़ी मतलब कर्तव्य और बंधनों वाली जो सामंती थी उसको हटाना था। लोगों की राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा करते। इसमें जेकोबिन क्लब से सफल रहा। जेकोबिन क्लब का नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है। आगे हम पढ़ेंगे। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना था। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि दोस्तों सम्राट का अंकुश मतलब हमने लोकतंत्र क्यों क्या के बारे में पढ़ा है पहले। मतलब कोई ऐसा राजा जो कि एक ही राजा है, उसी की संतानें हैं, वही राजा चलती जा रही है, वही बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मनमानी करते हैं। इसीलिए प्रत्येक 5 वर्ष में जो आपका डेमोक्रेसी होता है उसमें सरकार बदलती है। 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा यहाँ पे जो नाम दिया गया है, ठीक है, को फांसी दे दी गई। मतलब वहाँ के जो लुई थे, जो सम्राट थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे लुई कितना 16 है यहाँ पे, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, 10 को डिनोट करता है, ये 5 है और ये 1 है, तो ये कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 16। लुई 16 को फांसी दे दी गई है ना। अब यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे हम। 1793 से 1794 तक की जो अवधि है वो आतंक का युग कहलाई। मतलब इस दौरान है वो आतंक का जो यहाँ पे सम्राट थे उनकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसको आतंक का युग कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब उनको भी मार दिया गया एक तरह से। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब वापस से कौन बन गया यहाँ पे सम्राट, नेपोलियन बन गया। 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। इस प्रकार से हमने एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तरों के बारे में। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का सम्राट कौन था, तो ये पर्सन मैं फिर बता रहा हूँ, ये पर्सन आपका एग्ज़ाम में आएगा, लुई 16।
आगे हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। कुलीन वर्ग क्या था? एक होता है दोस्तों कुलीन वर्ग, और एक होता है आपका मतलब अलग अलग। अगर आप राजस्थान में या भारत में जो किसान आंदोलन थे, जो 1857 की क्रांति थी, उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुलीन वर्ग और धनी वर्ग, 2 ऐसे वर्ग बने हुए थे। तो कुलीन वर्ग का मतलब है अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है, वह द्वितीय स्टेट का वर्ग था। अब 3 स्टेट आप समझ सकते हैं, पहला मजदूर का हो गया, दूसरा अमीर आदमी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सामंती व्यवस्था हो गई। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? तो तीसरा वर्ग। तीसरा मतलब जो कमज़ोर वर्ग था बेचारा, वही चुकाता था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो रूसो के द्वारा लिखी गई। लुई 16 का संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों वह बूढ़े राजवंश से था। फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिल किसने लिखा? गिलोटिन क्या था? तो कवि रोजेट दी लाइल ने लिखा था। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गिलोटिन क्या था वो नीचे आएगा। तो गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। अब आप समझ सकते हैं, इस प्रकार की मान लीजिए ये खंभा है और ये खंभा है, और यहाँ पे एक आरा मशीन बनाई गई इस तरह से, इसमें धारदार ऐसे लगे हुए हैं इस तरह से दोनों साइड, इसके ऊपर उसको लटका दिया गया था। स्टेट जनरल क्या थी? स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और सॉरी, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा बीच में कि दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैंने पोल डाला था, अभी नेट की 2 दिन से नहीं चल पा रहा था, इसलिए मुझे देख भी नहीं पाया कितने लोगों ने कमेंट किया नहीं किया क्या कहा। तो उसके हिसाब से आपकी क्लासें भी जल्द शुरू करेंगे। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो वो था लीवे। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टाइथ। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? फ्रांस में सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि समाज में कितने प्रकार के श्रेणी के लोग रहते थे? तो 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और सेकंड। ठीक है, कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 में। पादरी वर्ग का क्या काम था? तो चर्च के विषय कार्यों को, यानी कि चर्च के जो विशेष कार्य होते हैं उनको करने का था। सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर कौन सा था? तो टाइल, प्रत्यक्ष कर जिसको अपन बोलते हैं, डायरेक्ट कर। ठीक है, आगे देखिए, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो जीविका संकट। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा था कि 1 मिनट, फ्रांस की क्रांति कब हुई ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि 1779 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 89 में सॉरी, और 89, 91, 90, 94 तक यहाँ पे जो आपका शासक था लुई 16, उसको भी उसके जो अत्याचार थे उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद नेपोलियन हुआ। इस प्रकार से इसका जो अंत है वो 1848 में हुआ। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब सम्राट बना था? तो 1804 में बना था। अभी अभी हमने पढ़ा। वाटरलू युद्ध का नेपोलियन कब लड़ा था? 1815 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं। लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो क्या थी? कमज़ोर थी, सही नहीं थी। आगे देखिए, तीसरे स्टेट की व्याख्या करो। तीसरा स्टेट क्या होता दोस्तों? साधारण वर्ग था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार का विरोध था। मतलब जो कुलीन वर्ग थे, सॉरी कुलीन नहीं, जो क्या करते थे? कर चुकाते थे सबसे ज़्यादा, मतलब जो काम करते थे वगैरह। 14 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या संदेश या क्या आदेश पारित किया था? तो सामंती व्यवस्था का उन्मूलन उन्होंने किया। पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर है उसको समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? तो उनका जीवन के बारे में बात की जाए तो बाज़ारों में सामान बेचना, संपन्न घरों में नौकरी करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, और मजदूरी पुरुषों से कम उनको मिलती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति है वो ज़्यादा बेटर नहीं थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? तो उन्होंने क्या किया? राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत की। पुरुष जैसे समान अधिकार प्राप्त करने के लिए कहा उन्होंने कि पुरुषों के समान हमें भी वेतन वगैरह कार्य मिलना चाहिए। असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग उन्होंने की। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो उसमें सदस्य कौन थे? दुकानदार और कारीगर और घड़ीसाज दिहाड़ी मजदूर, ये इसके सदस्य बने। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई?
तो स्वतंत्रता का विचार उन्होंने छोड़ा। सबसे पहले जो स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई गई थी वो फ्रांस में उठाई गई थी, इसलिए बाद में धीरे धीरे और कंट्रियां हैं वो भी गुलाम थी, तो उन्होंने देखा कि हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। समानता का अधिकार मतलब सभी समान, अभी अभी हमने पढ़ा कि पुरुष महिलाओं को समान। बंधुत्व की भावना वरना एक दूसरे के साथ। प्रजातांत्रिक विचार मतलब प्रजा के आधार पे एक तंत्र बने, लोकतंत्र बने, मतलब राजतंत्र को हटाया जाए। सामंतवाद का अंत, सामंतवाद था जो कर वसूले जाते थे, अत्यधिक अत्याचार किए जाते थे, उनका नाश हो। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिलिंग बन गया। 1793 से 96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर उन्होंने विजय प्राप्त की। सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पर पुनः वो वापस गए। ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस को उन्होंने परास्त किया। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम कर सके। इस प्रकार नेपोलियन के उदय का एक अपन जो मैटर है वो दे सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों में क्या योगदान था? अब दार्शनिक तो आप सभी जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किए थे। फ्रांस के लोगों को अधिकार के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया उन्होंने। सम्राट के अधिकारों को चुनौती दी, क्योंकि जो भी सम्राट वहाँ पे था वो मनमानी करता था, अत्याचार करता था, अपने मन से अपने ढंग से कार्य करवाते थे, तो उनका अंत करने के लिए उन्होंने सलाह दी। जॉन लॉक ने राजा के देवीय शक्तियों को नकार दिया कि ऐसा बोला जाता है कि देवीय शक्तियाँ होती है राजा में वगैरह, तो इस प्रकार का कुछ नहीं। रूसों ने लोगों पर प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर अधिक आधारित सरकार का विचार है वो सामने दिया। दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण द्वारा पहुंचाया, ये कार्य वहाँ पे किए गए। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पे देखिए, राजा की शक्ति को समाप्त करना, फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बनाना, विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा करे, जो वर्तमान में आप देख सकते हैं भारत में इसी प्रकार का शासन है। नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार, असेंबली का मतलब संसद, जो भारत में संसद बोला जाता है। 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार, मतलब वहाँ पे 25 साल वोट डालने का अधिकार है वो दिया गया था, बाकी भारत में 18 वर्ष है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। फ्रांस की क्रांतिकारी जो विरोध है उसका किस प्रकार से शुरुआत की परिस्थिति हुई वो आप देखेंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो लेट हो जाएंगे अपन, मतलब वीडियो बड़ा बन जाएगा। आगे मैं स्लाइड कर देता हूँ इसको, धीरे धीरे आप रोक के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने आपको बता दिए हैं, सारे आपको अच्छे से देख लेना है, बाकी आपको कमेंट करना है, कोई भी आपका कोई कमेंट है ना। बाकी अभी आपने देखा कि उदयपुर में एक बहुत बड़ी ऐसे दुर्घटना घटित हो चुकी है, तो उसकी वजह से नेट बंद था, इस वजह से आपको वीडियो भी नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ पे देखिए अभ्यास दिए गए हैं पर्सन, है ना। तो सारा चैप्टर दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बाकी PDF फाइल मैं आपको बाद में अवेलेबल करवाई दूंगा, है ना। देखिए अभी अभी हमने जो पढ़ा था वो सारी बातें यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का, है ना। और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को इन्वाइट जरूर करें। मिलेंगे नए एक और चैप्टर के साथ नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट।